हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपको 10th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जीवन की प्रक्रिया। उस जीवन की प्रक्रिया में हम बता रहे हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपकी 10th बायोलॉजी, ये आपका पार्ट 9 है, ये आप जान लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, जो पाचन की क्रिया विधि है उसको हमने पढ़ाया आपको। और उस पाचन की क्रिया विधि वाले चैप्टर में मैंने देखिए कल आपको कहाँ तक बताया था, छोटी आंत में पाचन। मैंने आपको छोटी आंत में पाचन की पूरी क्रिया क्या बताया था, कल आपको बता दिया था। और इस तरीके से जब भोज्य पदार्थ क्या हुआ करता है, वो मुख गुहा से आपके कहाँ आया किया करता है, छोटी आंत तक पहुंच जाता है, तो उसके पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए नए हैं तो आप सभी लोग अपने YouTube चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल्स को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो क्या होते रहें, प्रोवाइड होते रहें। तो मैंने बताया क्या कि जो मुख गुहा हुआ करती है, वहाँ से जो भोजन आया किया करता है, जब आपके मुख गुहा से फिर आमाशय में, फिर ग्रहणी में, फिर छोटी आंत में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो एंजाइम निकला किया करते हैं। इन सभी एंजाइमों की क्रिया के बाद क्या हुआ करता है, भोजन का पाचन हो जाता है। और भोजन की पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो अब छोटी आंत में पाचन की क्रिया, मैंने देखो जब शुरू में हेडिंग लिखवाया था, तो अब एक हेडिंग आपको देखने को मिलेगी। वहाँ जो शुरू में मैंने सारी हेडिंग लिखवाया था, तो उसका नाम क्या है आपका, बताइए, अवशोषण। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशोषण क्या होता है या अवशोषण की क्रिया क्या होती है। तो आपको हम इसका जवाब ऐसे एकदम सीधा सीधा दे देते हैं। आप सोचते होंगे कि भोजन तो आंत में जाता है, तो शरीर के सभी कोशिकाओं में कैसे जाता है। तो इसके लिए ये बताया था मैंने, जो छोटी आंत हुआ करती है, आपको मैंने बताया था इस छोटी आंत की आंतरिक सतह पर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। और उन्हीं छोटे छोटे रोगों को ही हम लोग क्या कहते हैं, रसांकुर। तो जब भोजन के पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो जो पोषक तत्व होते हैं किसी रसांकुर में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ध्यान देना, पाचन की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में विलीन होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में क्या होना, विलीन होना ही क्या कहलाता है, आप बताइए हमें जल्दी से, अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में होती है, रसांकुर में, माइक्रोविलाई में, विलाई में हुआ करती है। तो इस चीज को आपको हम पहले एकदम समझा दिए। ध्यान देना कि छोटी आंत के रसांकुर में क्या होता है, पाचन की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में विलीन होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाया किया करता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखा किया करते हैं, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद, ध्यान देना, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का, जो न्यूट्रिएंट आपने इसमें है भोजन में, पोषक तत्वों का जो आपने भोजन ग्रहण कर रखा है, जो उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का, ध्यान देना, पोषक तत्वों का कहाँ, रसांकुर। ये क्या है आपका, रसांकुर, आतांकुर, बिलाई, माइक्रोबिलाई। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में विलीन होना ही
क्या कहलाता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में क्या होना? विलीन होना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में विलीन होना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और जब ये रसांकुर में विलीन हो जाएंगे तो आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वहीं रसांकुर से ही शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं। अब जब वो रसांकुर में चले जाएंगे तो रसांकुर से फिर उनको कहाँ आपको भेजा जाता है? रक्त में। और वो रक्त के माध्यम, क्योंकि आपके शरीर में रक्त वाहिनियों का पूरा एक जाल हुआ करता है, धमनी और शिराओं का, तो उन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से वो पोषक तत्व जो हुआ करता है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। और जब पोषक तत्व क्या हुआ करता है, या अवशोषित पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाना ही क्या कहलाएगा आपका? जो अवशोषण के बाद अगला टॉपिक है वो आपका क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। स्वांगीकरण। तो अवशोषण के जस्ट नीचे तुरंत आपका क्या हुआ करता है? जो अगला आपका टॉपिक है वो हुआ करता है क्या? स्वांगीकरण, जिसको हम लोग एसिमिलेशन के नाम से जाना किया करते हैं। किसके नाम जाना करते हैं? एसिमिलेशन के नाम से जाना करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जब अवशोषण की क्रिया हो जाती है तो वही पोषक तत्व क्या होते हैं? जब रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो वो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं? आप क्या कहोगे उसको? स्वांगीकरण कहोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप सब लोग घर पे रहें और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें और पढ़ाई किया करें इस तरीके से। तो इसकी डिफिनेशन हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। ये अवशोषण के जस्ट बाद है, अवशोषण की क्रिया के बाद, जस्ट उसी के बाद, अवशोषण की क्रिया के बाद ध्यान देना, पोषक तत्वों का जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से, पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं में, शरीर की समस्त कोशिकाओं में, अब जब पोषण, जो पोषक तत्व होंगे वो शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचना ही स्वांगीकरण कहलाता है। यह इसकी डिफिनेशन है। अवशोषण की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचना ही क्या कहलाता है भैया? स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे ही अवशोषण होगा तुरंत वो जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल हुआ करते हैं उन्हें रक्त के माध्यम से क्या किया जाता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। और जब पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और काफ़ी बच्चे ये सोचते होंगे कि हम डायरेक्ट पार्ट 9 देखें तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पूरा सही तरीके से समझना है तो आप शुरू से एक एक वीडियो करके देखते आइए, तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में इससे बेस पे बातें जो बताई गई थी, उसके पहले वाले लेक्चर में उस पर आधारित बातें बताई गई थी। तो इसीलिए आपसे ये जान लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से देखें और एक कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिखें, तब आपको पूरी गारंटी के साथ बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे जो हुआ करता है अवशोषण की क्रिया और फिर स्वांगीकरण हो गया। अब इसके बाद जो अगला मैंने टॉपिक उसमें बताया था वो बताया था बड़ी आंत में पाचन।
डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको हम इस चीज को पहले भी बताए थे और आज भी बता दे रहे हैं कि बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, खास तौर से जो मनुष्य होता है उसमें। शाकाहारी जानवर की बड़ी आंत में जो सीकम होता है उसमें तो कुछ सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य की बड़ी आंत में क्या होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। केवल जो अब भाई छोटी आंत में तो अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, तो जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ थे वो थे रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दिए गए। तो अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है, वो बड़ी आंत में जब जाएगा तो बड़ी आंत में क्या होता है भाई, उसमें पेय पदार्थ के रूप में जल भी उपस्थित होता है। तो उसी बड़ी आंत में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें से क्या होता है, जल का या खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, बड़ी आंत में, या ऐसे लिख सकते हो, मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन की क्रिया, मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है, ये बात याद रखिएगा, मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल अपशिष्ट, या जिसको आप लोग मल कह सकते हो, अपशिष्ट या मल, अभी अपशिष्ट ही लिखिए, अच्छा, अपशिष्ट पदार्थों में उपस्थित, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें उपस्थित जल, वाटर, एवं जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है उसमें बता रहा हूं भाई, जो मेन मटेरियल था वो तो एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड के माध्यम से की सभी कोशिकाओं पहुंचा दिया गया। तो जो केवल अपशिष्ट पदार्थ में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों या सॉल्ट जो होते हैं उसमें खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये इसकी डिफिनेशन है। मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल अपशिष्ट पदार्थों में उपस्थित जल एवं क्या हुआ करता है, जो खनिज लवण हुआ करते हैं उन्हीं का ही केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। किंतु एक बात जो ये जीके की है, कभी कभी पूछा जाता है, शाकाहारी जंतु, किंतु शाकाहारी जंतु, अब जैसे हम कहते हैं सबसे बढ़िया ज्यादा पूछा जाता है खरगोश, कि मनुष्य और खरगोश के सीकम में क्या अंतर होता है। किंतु शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश की सीकम, जो मैंने बताया था पार्ट ऑफ, सीकम में किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये जीके का क्वेश्चन है, अब आप जान लीजिएगा। किंतु शाकाहारी जो जंतु होते हैं जैसे खरगोश है, उसकी सीकम में क्या हुआ करता है, सेलुलोज का क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज का क्या होता है, पाचन होता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अवशोषण बता दिया, स्वांगीकरण बता दिया और फिर क्या बता दिया, बड़ी आंत में पाचन। और अब जब बड़ी आंत में पाचन हो गया, भोजन का पाचन तो होता नहीं बड़ी आंत में, ऐसे भी मैं बता रहा हूं, केवल बड़ी आंत में क्या होता है, वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो जो ये मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, अब ये बड़ी आंत के किस पार्ट में चले जाते हैं, रेक्टम में। रेक्टम में अंत में यहां पे लिख सकते हो, अंत में फाइनली अपशिष्ट पदार्थ कहां, अपशिष्ट पदार्थ मलाशय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम।
मलाशय या रेक्टम में जाकर एकत्र हो जाता है। ये जान लीजिए, मलाशय या रेक्टम में जाकर के क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। और अब लास्ट हेडिंग आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहिक्षेपण। इस पूरी पाचन की क्रियाविधि का सबसे लास्ट टॉपिक। अब बहिक्षेपण क्या होता है इसकी बात हम आपको बता दे रहे हैं। बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालना। अब जो ये अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय में या रेक्टम में क्या होता है, एकत्र रहता है। और अब फिर क्या होता है, आपको मैं बताता था आहार नाल का अंतिम पार्ट क्या होता है, गुदा या एनस। तो अब इस क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को गुदा या एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। जो व्यर्थ पदार्थ बचा है केवल, जो जाकर के रेक्टम में या मलाशय में इकट्ठा हुआ है, उस अपशिष्ट पदार्थ का एनस या गुदा के द्वारा क्या करना, शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण या इजेक्शन के नाम से इसको क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को ध्यान देना, गुदा या एनस, इसके बाद है गुदा या एनस द्वारा शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। तो आज आपको देखिए, हमने इस पूरी पाचन की क्रियाविधि को 3 वीडियो में हमने इसको दिया है। अब वो 3 वीडियो का मतलब आपके 7वें में है, 8वें में है और फिर किसमें है, 9वें में है। जो 3 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को आप 2 बार फिर से देखिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप थोड़ा उसकी स्पीड को बढ़ा लें, 2.0 पे कर लें और आप बढ़ा करके स्पीड से देख लें उसको, तो आपको एकदम बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले के पूरे टॉपिक को अगर आपको एक साथ लिखना होगा तो आप सबसे बढ़िया तभी होंगे। जब तक आप पूरी टॉपिक को एक स्थान पे नहीं लिख पाएंगे, जान लीजिए भगा करके, क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आया भी था आपकी बात 7 नंबर के क्वेश्चन में, मनुष्य के आहार नाल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो अगर आहार नाल की संरचना आपको वर्णन करना था तो वो तो पहले लिखवा दिया, और ये रासायनिक पाचन है। और उन बच्चों के लिए तो मेरा बहुत ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जो आने वाले समय में मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको सही से पढ़े रहोगे तो 11th की बायोलॉजी आपको बहुत मज़ा देगी, आने वाले समय में आपको कंपटीशन में भी मज़ा आएगा। अब चलिए हम आपको कुछ बातें, पूरी जो इतनी भी बातें बताए हैं, इन पूरी बातों को हम आपको एक स्थान पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको पूरी बातें एक बार फिर से समझ में आ जाए। और जो बच्चे मैं बार बार समझाता हूँ, अगर इस चैनल पर नए हैं और उन्हें हमारी बातें पढ़ाने के बाद अगर अच्छी समझ में आ रही हैं, अगर आपको मजा आ रहा है, तो आपका भी एक कुछ कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को अपने YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। ये आपका भी कुछ काम होता है, हम तो अपना कार्यक्रम कर ही रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए पूरी बात को। मैंने अगर आपको बताया था तो यहीं से बताया था, पाचन की क्रिया विधि। ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, कॉपी में इसको लिखना नहीं है, केवल इसको समझना है। कॉपी में जहाँ तक लिखे हो पूरा लिखे ही हो,
सबसे पहला मैंने हेडिंग बताया था आपको अंतर्ग्रहण, दूसरी हेडिंग मैंने बताया था आपको निःसरण, तीसरी चीज मैंने आपको बताया था आमाशय में आप लोग छोटे हो ऐसे लिख लिख करके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, रासायनिक पाचन। फिर मैंने बताया था ग्रहणी में रासायनिक पाचन। फिर पांचवा मैंने बताया था छोटी आंत में। अब जो बच्चे पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, और जो नहीं पढ़े उनको ये भी दिक्कत नहीं, आपके लिए है वीडियो। छोटी आंत में रासायनिक पाचन। फिर छठा अवशोषण। फिर सातवां स्वांगीकरण। और फिर आठवां बड़ी आंत में पाचन। फिर नौवां, और वो था आपका बहिक्षेपण। देख रहे हो, इतना पूरा डिटेल हमने आपको दे रखा है, पूरा ये देख लीजिए सारा डिटेल। अब आप ऐसे आप भी लिखेंगे, अब ऐसे तैयार करेंगे तभी आपको तैयार भी होगा। अंतर्ग्रहण, निःसरण, आमाशय में रासायनिक पाचन, ग्रहणी में रासायनिक पाचन, छोटी आंत में अवशोषण, स्वांगीकरण, बड़ी आंत में, और फिर क्या है बहिक्षेपण। पूरी बात हम आपको ऐसे एक कहानी की तरह सुना रहे हैं, और आप भी इसको एक कहानी की तरह ही याद करिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बता रहा हूं जो आपके लिए बाहर से हो। आप सब लोग पढ़ रहे हो और आपकी बॉडी से ही रिलेटिव बातें हम बता रहे हैं, तो आपको तो सुनने में और मज़ा आना चाहिए और खूब खुश रहिए। सबसे पहली बात इसको समझा रहा हूँ, सुनिए। जैसे ही गुहा में भोजन आता है वो दांतों द्वारा चबाया जाता है, और वो दांतों द्वारा चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, और यहीं पे ही क्या होता है, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, भोजन की मंड को क्या किया करता है, माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल देता है, और लाइसोजाइम क्या किया करता है, भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और इसके बाद भोजन एकदम पेस्ट लाइक हो जाता है, तो ये ग्रास नली का पार्ट खुलता है और भोजन खिसकता हुआ अब आपका कहाँ आता है, ग्रास नली में। तो ये कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निःसरण। मैंने बताया था ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में केवल क्या हुआ करता है, भोजन क्रमानुकुंचन की गति से खिसकता हुआ आमाशय में पहुंचता है, और ग्रास नली में क्रमानुकुंचन की क्रिया से भोज्य पदार्थों का इसमें आमाशय में पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, बताओ जल्दी से, निःसरण। और अब जैसे ही भोजन कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में, तो मैंने बताया था कि आमाशय में एक तरफ स्फिंक्टर वाल्व होता है, एक तरफ पाइलोरिक वाल्व होता है, जिसके कारण आमाशय में भोजन एकदम क्या होता है, फिक्स रहता है। यही इसका डायग्राम था, आपने देखा था इस तरीके से, ऐसे ये इसका क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक वाल्व था, ये यहाँ पे। अब यहीं पे भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, और आमाशय की कोशिकाओं से निकलते हैं जठर रस। उस जठर रस में मैंने बताया था कई होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जठर लाइपेज होता है, इमाइलेज होता है। पहले मैंने पेप्सिन के बारे में बताया था कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, ये रिएक्शन लिखवाया है। रेनिन मैंने बताया था कि यह दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या किया करता है, केसिन जो प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम पैराकेसिटेट एवं दही में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम में प्रदान करता है, भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और सभी एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। और यहीं पे ही निकलते हैं जठर लाइपेज और इमाइलेज। जठर लाइपेज और इमाइलेज क्या किया करते हैं, यह भोजन में आए ये जो वसा होती है उसको वसी अम्ल
देते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे वसा पाचक एंजाइम कौन है तो आप बता सकते हो कि जठर लाइपेज और जठर इमाइलेज क्या है, वसा पाचक एंजाइम है। तो ये छोटे छोटे आपके टॉपिक होते हैं। अब जब 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है तो पूरा जठर रस इसमें मिल जाते हैं, और जठर रस के मिल जाने से क्या होता है, भोजन एकदम तरल लिक्विड मटेरियल के रूप में हो जाता है, और उसको हम कहते हैं काइम। और जब काइम बन जाता है तो यहाँ से पाइलोरिक वाल्व खुलता है, और इस वाल्व के खुलने से यहाँ से आपका क्या होता है, भोजन इधर आता है। तो इधर तो आपका क्या हुआ करता है, यकृत है, और इधर आपका अग्न्याशय है। जैसे ये वाल्व खुलता है भोजन खिसक के नीचे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पित्त रस आता है। मैंने बताया था कि पित्त रस एक प्रकार का पाचक रस होता है जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पित्त रस का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम जो होता रहता है यहाँ से भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण उस अम्लीय माध्यम को किस में बदल देता है, ये क्षारीय माध्यम में बदल देता है। पित्त रस का इतना काम है। और तुरंत यही अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्याशय रस, और वो ग्रहणी में आ जाते हैं, क्योंकि अब हम बात कौन सी बता रहे हैं, ग्रहणी में रासायनिक पाचन की। तो अब आमाशय में अग्न्याशय से कौन कौन से रस निकलते हैं, सबसे पहले उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन से हम पॉलीपेप्टाइड से बदल दें। फिर उसी के नीचे अग्न्याशयी लाइपेज और इमाइलेज भी उसी में रहते हैं। अग्न्याशयी लाइपेज और इमाइलेज क्या किया करते हैं, या भोजन में आई हुई वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और यही एक एंजाइम निकलता है न्यूक्लियेज, जो डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन करता है अग्न्याशय से ही। और जान करके आपको हैरानी होगी कि एंजाइम एरेप्सिन भी होता है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, वो बहुत डिटेल है उसकी बात अगर आप करेंगे तो। और इस तरीके से जब ग्रहणी में इतना प्रोसेस हो जाता है तो भोजन खिसक करके कहाँ जाता है, छोटी आंत। अब ऊपर आप देखिए प्रोटीन का पाचन हो चुका है, वसा का पाचन हो चुका है, प्रोटीन का पाचन हो चुका है, वसा का पाचन हो चुका है, लेकिन अब नीचे आपको किसका होगा बचा है, कार्बोहाइड्रेट। तो जब छोटी आंत मतलब इलियम वाले पार्ट में जब पार्ट भोजन जाता है तो वहां पे मुख्य रूप से आपका किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट इसलिए लिखा जाता है छोटी आंत की सतह पर अंगुली सदृश से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को विलाई कहा करते हैं। और आंत की सतह से क्या हुआ करते हैं आपके, बताइए जल्दी से क्या निकलता है, आंतरिक रस 6 से 7 लीटर। और आंतरिक रस में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकेज एंजाइम पचाता है। फ्रक्टोज है तो उसको फ्रक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। लैक्टोज है तो लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। और जब छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो भोजन कहाँ जाता है, फिर अब कौन सी प्रक्रिया आती है, अवशोषण। अवशोषण की क्रिया में मैंने क्या बताया कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पोषक तत्वों का कहाँ, रसांकुर में। इसमें रसांकुर जो ये आप बनाए हुए जो आप लोग ये देखते हो इस तरीके से, ये आपका क्या है, रसांकुर है। यही रसांकुर में विलीन होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रसांकुर में विलीन होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण। और जब अवशोषण की क्रिया हो जाती है तो वहीं तुरंत कौन सी क्रिया होती है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, अवशोषण की क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और फिर मैंने बताया आपको क्या, बड़ी आंत में पाचन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, किंतु जैसे शाकाहारी जानवर खरगोश वगैरह होता है उसकी सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। बड़ी आंत में केवल जो खनिज पदार्थ होते हैं और जल होते हैं उन्हीं का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ करता है, बड़ी आंत में पाचन के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होता है वो जाकर के मलाशय या रेक्टम में एकत्र रहता है। और लास्ट टॉपिक मैंने बताया था वही क्षेपण। वही क्षेपण का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को एनस या गुदा की सहायता से शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, वही क्षेपण कहलाता है। तो आज आप देखिए 3 दिन के वीडियो का मैंने लेक्चर्स आज आपको केवल एक छोटी सी टॉपिक में इसको क्या कर दिया, समझा दिया। आप भी इसको ऐसे समझा सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई हम बहुत बड़े जीनियस इंसान हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, हमारा दिमाग बहुत हो गया, ऐसा नहीं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप भी हमारे जैसे हो सकते हो, आप भी बड़े हो सकते हो, आपको भी आने लगेगा। और इसीलिए हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं कि आप लोग पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी एक नोट्स बनाइए
और आज आप भी बैठ करके ऐसे एक रफ कॉपी लेकर के उसमें इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर एक बार याद कीजिएगा, फिर लिखिएगा। आप 2 बार करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस, आपको बढ़िया तरीके से याद आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि इंटरमीडिएट की तुलना में हाई स्कूल के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनका जो लगन है अभी कम दिखाई दे रहा है मुझे। हम वीडियो अपलोड करते हैं तो देखते हैं कि 10th वाले जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों की तुलना में अभी थोड़ा वीडियो को कम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी लोग अभी अपने फ्रेंड्स के रूप में इसी को बताए नहीं हैं, इसीलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताइए। और काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं किए क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे लिखोगे मेरी पिक्चर्स आएगी, उसी के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर की बटन है, रेड कलर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसे आप प्रेस करोगे तो एक छोटी सी बेल बनती है, उसी बेल को दबा करके ऑल कर दीजिए। सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब ये चैप्टर आपका लगभग पाचन वाला जो है, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, बहुत बड़े टॉपिक है इसमें। लेकिन अभी हम पाचन की क्रिया पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।